Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you all the top 5 stories of the day followed by their critical analysis. So let's begin today's It's Not Fake with the headlines. अमेरिका का बड़ा बयान, भारत पर चीन के खतरे को देखते हुए यूरोप से निकाल रहे हैं सेना, चीन की हरकतों से लिया गया फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, यूपीए कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के पैसे का हुआ गलत इस्तेमाल, राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया पैसा। रामदेव को बड़ा झटका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ने कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल से झाड़ा पल्ला, कहा संस्था ने नहीं किया ट्रायल। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर केंद्र सरकार का फैसला, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में भेजी जाएगी टीम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी टीम भेजने पर विचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत, 6 जिलों के ग्रामीणों से की बात, 20 जून को बिहार से गरीब कल्याण रोजगार योजना की थी शुरुआत। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसके पीछे का विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है अमेरिका से। अमेरिका के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि माइक पोम्पियो, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो जर्मनी से जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं यानी कि जो अमेरिकी सेना जर्मनी में है उसको वहाँ से हटाने का टाइम आ गया है। उसकी संख्या उन्होंने बताई कि लगभग 52,000 ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स जर्मनी में स्थित हैं और उनको अब 25,000 किया जाएगा। जब उनसे रिपोर्टर्स ने एक ब्रसल्स फोरम की एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी जहां पे माइक पोम्पियो ने ये सारे बयान दिए, और जब रिपोर्टर्स ने उनसे ये सवाल किया कि ट्रूप्स को हटाने का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में हमने फोर्सेस के रीडिप्लॉयमेंट पर नहीं सोचा और अब वक्त आ गया है कि एक पॉलिसी के तहत हम इस बात का निर्णय लें। और जो उससे भी एक जो बड़ा न्यूज़ पॉइंट उन्होंने दिया, उन्होंने इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का मेंशन किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय भारत, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र माना जाता है, उस पर बहुत बड़ा दबाव है चीन की तरफ से। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात का संकेत किया कि अब शायद अमेरिका अपने ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेज सकता है। लेकिन चाइना के साथ साथ उन्होंने और भी देश का नाम लिया, जैसे वियतनाम, मलेशिया और साउथ चाइना सी पर जो पूरी मिलिटराइजेशन का जो एक प्रोसेस चल रहा है उसका भी रेफरेंस दिया। तो भारत, आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार है भारत और चीन की तरफ से। उस समय भारत ने कुछ भी नहीं कहा, चाइना की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं आया कि भारत की अमेरिका मीडिएशन करे। लेकिन अब भारत के लिए ऐसा लगता है, अभी हाल में देखा कि जब H-1B वीज़ा को लेकर अमेरिका और भारत में स्ट्रेन रिलेशंस दिख रहे थे, एटलीस्ट ऐसा परसेप्शन बनकर आया था, तो अब भारत के बिना कुछ मांगे ही ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वर्सेस चाइना के डोमिनेंस की जो एक वॉर चल रही है विश्व में, ऐसा लग रहा है कि जो पूरा विश्व इस समय अमेरिका बनाम चाइना में बढ़ गया है। सारे पोल्स, चाहे वो इकोनॉमिक पोल्स हो चाहे सोशल पोल्स हो, तो किसी भी आप स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो इस समय अमेरिका वर्सेस चाइना का एक पोल दिख रहा है। तो उसी पोल की इस लड़ाई में ये एक नया पहलू है कि आज बिना भारत की मीडिएशन के मांग किए आज अमेरिका ने, खासकर माइक पोम्पियो ने इस बात को कह दिया कि वो अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए तैयार हैं, ट्रूप्स की संख्या को कम करेंगे, भले ही वो अमेरिकन पॉलिसी का एक हिस्सा हो। क्योंकि आपको ध्यान हो, बहुत सारे यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में हर जगह अमेरिकन सोल्जर्स हैं इस समय, तो उनका रीडिप्लॉयमेंट अमेरिका करने की सोच रहा है। लेकिन इसमें इसका फ़ायदा शायद भारत को मिल सकता है। और आपने अगर ध्यान दिया हो कि भारत ने एक कड़ा जवाब देते हुए कल इस बात को साफ साफ कह दिया कि जो 1993 का जो म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ था पीवी नरसिम्हा राव और जियांग ज़मीन के बीच, तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि मिलिट्री को हम एस्केलेट नहीं करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। लेकिन चाइना ने उस एग्रीमेंट को तार कर दिया है, बिल्कुल पेपर जैसे पेपर श्रेड्स बनते हैं उस तरीके से उस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो भारत ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं, और इधर अगर भारत को ये सपोर्ट अमेरिका से मिल जाता है तो ये एक नई कहानी में बदल कर निकल सकता है। तो अब तेवर कैसे किसके दिखेंगे, लेकिन फिलहाल इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ बना हुआ है। इस स्टोरी पर आपका क्या सोचना है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं और वो खबर भी इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर है। लेकिन ये स्टोरी में हम बात करेंगे जिस तरीके की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है। आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर झड़प रहे हैं। कभी ट्वीट्स हैं, कभी कोई बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस इस बात की मांग कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सच है चाइनीज इंट्रूजन का, क्योंकि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई भी चाइनीज सोल्जर भारत की भूमि पे नहीं आया है, चाइना ने कोई पोस्ट भारत की भूमि पर नहीं बनाए हैं। और उसके बाद जो सवालों की जो एक झड़ी खड़ी की है कांग्रेस ने, उसको लेकर लगातार कांग्रेस के ऊपर भी सवाल बीजेपी लगातार कर रही है। जेपी नड्डा लगातार ट्वीट कर रहे हैं और आज एक फ्रेश ट्वीट में जेपी नड्डा ने इस बात को कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, आपको ध्यान होगा 1991 में बनाई गई थी, जिसमें कि राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी ने बनाया था। 1991 में इस संस्था की फाउंडेशन ले की गई थी और उसमें आज जेपी नड्डा ने कहा है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन बनाई गई उसमें चाइना ने 90 लाख रुपए डोनेट किए थे 2005 और 2006 में। और उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का जितना भी पैसा आता था वो राजीव गांधी फाउंडेशन में चला जाता था और उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। तो इस तरीके की जो सवाल जवाब हैं वो चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि बाकी रीजनल पार्टीज और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक तरफ बीजेपी ने कर दिया है और कांग्रेस को बिल्कुल एक तरफ कर दिया है। राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कुछ भी कहे वो उनसे डरते नहीं है, वो लगातार सवाल इस पर करते रहेंगे जब तक हमारे देश को चाइनीज इंट्रूजन का सच नहीं पता चलेगा। उसी बात पर को लेकर ये राजनीति बनी हुई है। और आज का जो ट्वीट है जेपी नड्डा का, उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है और मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को जिसका दिया है, उन्होंने कहा है कि आज भी ऐसा क्यों है कि बीजेपी 2005 और 6 में ही जीना चाहती है, 2020 के सवाल कुछ और है, तो उन सवालों का जवाब दे। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो लगातार चल रही है। कांग्रेस के तेवर बिल्कुल कड़े हैं जहां तक इंडो चाइना स्टैंड ऑफ का इशू का सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस अकेली पड़ती हुई दिख रही है, अकेली एक लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि जो ऑल पार्टी मीटिंग थी बाकी पार्टीज ने अपने सुझाव दिए और प्राइम मिनिस्टर ने उनको कमेंट किया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस कड़े तेवर के बावजूद बार बार अकेली पड़ती हुई दिख रही है और बार बार एक ही चीज पर कांग्रेस के वार किया जा रहा है और वो है नंबर 1 डिनेस्टी के नाम पर, यानी कि एक राजवंश खानदान है ये गांधी परिवार और बार बार गांधी नेहरू परिवार के ऊपर ही बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि क्या बात है कि ये गांधी नेहरू परिवार को ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के सारे पैसे जाते थे, चाइना पे क्यों इतना मेहरबान था यूपीए 2005 और 6 में। और उस समय उन्होंने जेपी नड्डा ने इस बात को भी कह दिया कि क्या कारण था कि जो ट्रेड डेफिसिट था भारत और चाइना का वो इतना ज़्यादा बिल्कुल कम हो गया था, 33 गुना बिल्कुल कम हो गया था। और बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा कि जो सारे पैसे थे वो राजीव गांधी फाउंडेशन में जाते थे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के। अब इधर कांग्रेस ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं पीएम केयर्स फंड को लेकर। तो आपने देखा है कि बिल्कुल टिट फॉर टैट राजनीति चल रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, पीएम केयर्स फंड, उधर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जो राजनीति है चाइना के ही बहाने सही, लेकिन इस समय एक बहुत अजीब सी राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। इस पर आपका क्या सोचना है जरूर लिखिएगा। हमारी अगली खबर योगा गुरु रामदेव से जुड़ी हुई है। उनके लिए लगातार ऐसा लग रहा है कि रामदेव की किस्मत अच्छी नहीं है। जिस समय से उन्होंने कोरोनिल दवा को लॉन्च किया है उनके सितारे पूरे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई खबर उनसे जुड़ी हुई रोज़ सुनने को मिलती है। कभी एफआईआर की बात होती है, कभी ये कहा जाता है कि उनकी कंपनी जो पतंजलि आयुर्वेद है उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और अब आज जो उनसे जुड़ी हुई खबर है वो थोड़ा सा और उनके लिए परेशान करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव ने लॉन्च के समय एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 100 मरीजों का यानी कि 100 मरीजों का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था और तब जाकर उन्होंने कोरोनिल को लॉन्च किया है। निम्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी जयपुर में है, राजस्थान की सरकार है वहाँ पर। और अब निम्स के डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर BS तोमर ने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, औषधियों का ट्रायल हुआ था। औषधि से उनका मतलब था अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पर ट्रायल हुआ था लेकिन कोरोनिल दवा का ट्रायल नहीं हुआ था।
तो यानी कि बाबा रामदेव झूठे साबित हो रहे हैं। डॉक्टर BS तोमर का कहना है कि वो एक अनवांटेड स्टेटमेंट था। रामदेव ने झूठ बोला कि निम्स के कोलैबोरेशन में कोरोनिल दवा का क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो अगर रामदेव झूठ बोल रहे हैं, जिसको निम्स ने बिल्कुल खारिज कर दिया है कि क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, तो अगर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है तो कोरोनिल फर्जी दवा है। और इसको लेकर ऑलरेडी महाराष्ट्र और राजस्थान ने कह दिया है कि अगर रामदेव की कंपनी इस दवा को उनके राज्यों में बेचती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इधर बीच आयुष मंत्रालय ऑलरेडी जांच पड़ताल कर रहा है। अब देखना यह है कि निम्स के डायरेक्टर के बयान के बाद, ये एक बड़ा बयान है क्योंकि अगर क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं होता तो हर दवा रूल्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल हर दवा का ज़रूरी है। और एक ऐसे टाइम पर जबकि वैश्विक महामारी है, इसको लेकर इतनी एंजाइटी है लोगों में, और आप तुरंत एक दवा लॉन्च कर देते हैं और कहते हैं कि वो कोरोना का ट्रीटमेंट क्योर है, तो उसको लेकर कितना आप भ्रम फैला रहे हैं। तो गलत पब्लिसिटी की, भ्रम फैलाया और झूठ बोला कि कोरोना की जो ये पिल है यानी कि कोरोनिल, इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो अब देखना ये है कि क्या रामदेव के खिलाफ कोई ट्रायल होता है, उनके खिलाफ क्या कोई केस रजिस्टर होता है, उनके खिलाफ FIR होता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या उनकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के आप कोई दवा लॉन्च कर देते हैं और कहते हैं कि वो कोरोना का ट्रीटमेंट क्योर है। क्लिनिकल ट्रायल जब भी होता है तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट्स का ज़रूरी है। और जहाँ तक निम्स की बात है तो डॉक्टर BS तोमर ने इस बात को साफ कह दिया है कि कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, औषधियों का ट्रायल हुआ है, यानी कि पेशेंट्स के साथ क्लिनिकल ट्रायल हुआ है नहीं हुआ है, इसको लेकर साफ कह दिया है निम्स ने कि ऐसा क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। और क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है तो इसका मतलब रामदेव झूठ बोल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली खबर अब देश के कोरोना अपडेट को लेकर है कि कोरोना के कितने संक्रमित मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और अगर आपको नंबर्स की हम बात करें तो सिंगल डे स्पाइक जो कि देखा गया है पिछले 24 घंटे में 17,296 नए इन्फेक्शंस, यानी कि 17,296 न्यू इन्फेक्शंस इन द लास्ट 24 आवर्स। उसके बाद जो टोटल डेथ्स इस समय हैं, मानी कि जो पूरी जो मृतकों की संख्या है वो 15,301 है। दिल्ली में केवल 3,390 फ्रेश केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। अब आपको बता दें कि इस समय आज बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच हो, चाहे गृह मंत्रालय हो। आज गृह मंत्रालय की भी एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में अब सेंट्रल टीम्स भेजी जाएंगी, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पर इन्फेक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, खासकर जो गृह मंत्रालय और जो राज्य सरकार का मिलीजुली जो एक पहल होगी, उसमें कंटेनमेंट जोन्स में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इन तीनों राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी विचार हो रहा है कि सेंट्रल टीम को भेजा जाए। अब रही बात पश्चिम बंगाल की, तो आपको ध्यान होगा कि जब पश्चिम बंगाल में पिछले बार जब सेंट्रल टीम गई थी तो उस पर जमकर राजनीति हुई और कहा कि ये टीम है और इसको हमें ज़्यादा फेडरल फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो ये सब तरीके की बातें आई थी। लेकिन फिलहाल जहाँ तक कोरोना इन्फेक्शन का मामला है तो स्थिति वाकई में इन राज्यों में बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली भी लगातार फोकस में बना हुआ है, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 20,000 सैंपल्स हैं रोज़ टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि रैपिड एंटीजन किट्स अब आ गई हैं लोगों के पास। तो अब क्योंकि ये निर्णय ले लिया गया है कि जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अब लोगों में पैनिक बढ़ेगा, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। लेकिन इसके बीच ये भी खबर आपको बता दें कि आज असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये अनाउंसमेंट आ गया है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन वहाँ पर होगा फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ 28 जून। 28 जून से 2 हफ्ते का लॉकडाउन की बात कही जा रही है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। उड़ती उड़ती खबरें ये है कि हरियाणा का जो गुड़गांव है वहाँ पे लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं है। लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और आपको मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, पूरे प्रिकॉशंस के साथ ही रहना एक ही इलाज है। और इसके अलावा जहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ घर से बिल्कुल ना निकले। अब स्थिति पर आपका क्या सोचना है, सरकार इस स्थिति को कैसे निपट रही है, इस पर फीडबैक दीजिएगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। अब ये रोजगार अभियान क्या है? इस रोजगार अभियान को
लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया था और ये कहा गया था कि जो लाखों की संख्या में जो मज़दूर अपने गांव लौट रहे हैं तो वो बेरोज़गार हो गए हैं और उनको रोज़गार देने का माध्यम बनेगा ये रोज़गार अभियान। इस रोज़गार अभियान की अगर हम बात करें तो जो गांव में जो मज़दूर लौटे हैं तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनकी स्किल यानी कि उनके कौशल के मुताबिक उनको रोज़गार दिया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इस रोज़गार अभियान की लॉन्चिंग कही जा रही है कि होगी। तो माफ़ करिएगा 6 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं 6 राज्यों में और 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 116 डिस्ट्रिक्ट्स 6 राज्य और 125 दिनों में ये कहा जा रहा है कि इन 6 के 6 राज्यों में ये रोज़गार अभियान को लॉन्च किया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लॉन्च किया। अब आपको ध्यान होगा कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश ने तो स्किल मैपिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि कितने राज्य हैं। जब हम रोजगार अभियान की बात करते हैं तो गरीब कल्याण योजना, रोजगार अभियान योजना हमने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, लेकिन उसका खाका यानी कि उसका जो फ्रेमवर्क है वो कैसे तैयार होगा। लाखों की संख्या में मजदूर गाँव पहुँच गए हैं, लेकिन मजदूर कितने रोजगार हैं, उनके पास खेती का साधन है या नहीं है, उनके पास क्या स्किल है, क्या कौशल है। क्योंकि इसके पहले हमें नहीं लगता कि किसी राज्य ने स्किल मैपिंग की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो स्किल मैपिंग करेंगे क्योंकि एक लेबर कमीशन बनाने की बात कही जा रही। तो बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी पहल की है और एक पूरे विश्व में उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि इतनी बड़ी महामारी के बीच भी वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वो रोज़गार देने में सामर्थ्य रहेंगे। और उन्होंने बहुत पूरी प्रॉम्प्टनेस के साथ उन्होंने सारे मजदूरों को भी अपने राज्य में बुलाया था। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि हम जब 6 राज्य की बात करते हैं और इन 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं। ये राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो ये जो सारे राज्य हैं, क्या सारे राज्य इस समय इतने परिपक्व हो चुके हैं कि वो स्किल मैपिंग कर सकें? उन्होंने क्या लेबर का ऑडिट किया है? क्या लेबर का जो सेंसस है वो किसी तरीके का हुआ है? ये सारे बड़े सवाल सारे राज्य सरकारों के सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आधार है कि आपने खाली 6 राज्य लिए हैं? क्योंकि आधार ये है कि ये 6 राज्यों से सबसे ज़्यादा मजदूर जाते हैं, लेकिन बाकी राज्यों का क्या? अब जैसे केरला जैसा राज्य है, मैं खुद वहाँ पर गई हूँ ग्राउंड रिपोर्ट्स करने के लिए। केरला ऐसे राज्य में भी बहुत सारे बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर जाते हैं। तो अब ये उन मजदूरों का क्या होगा अगर वो वापस जाना चाहते हैं, यानी कि अगर रिवर्स माइग्रेशन होता है तो क्या उसकी सहूलियत मिलेगी, नहीं मिलेगी? राज्य सरकारों के बीच कोलैबोरेशन कैसे बनेगा? तो सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि एक बड़ी वैश्विक महामारी के बीच जहां पर लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसी भी देश को आप उठा के देख लीजिए, तो जब बेरोजगार हो रहे हैं तो रोजगार के साधन, रोजगार की स्कीम्स को लाना किसी भी सरकार के लिए ज़रूरी है। लेकिन स्कीम्स लाना और अनाउंस करना आसान होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर सबसे मुश्किल होता है और वहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। आज चाहे योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो कि नहीं, हम सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश का लॉन्चिंग हमने कर दिया, लेकिन इतना बड़ा यूपी का राज्य है, क्या गारंटी दे सकते हैं आज योगी आदित्यनाथ की एक एक मजदूर जो अलग राज्यों से यूपी में लौटा है और आज उसको रोजगार मिल जाएगा? ये योगी आदित्यनाथ भी इस बात का वादा नहीं कर सकते। और मैंने फिर से वही सवाल आपसे उठाया कि ये जो 6 राज्य हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं जहां से मजदूर आते हैं, वापस जाते हैं, तो उन मजदूरों का क्या होगा? तो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पूरी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। इस पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल @neelu317 उस पर आप लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है।